आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे सर्ज इम्पिडेंस के बारे में, ठीक है। तो वन ऑफ द क्रूशियल लेक्चर है, काफ़ी समय से इसके ऊपर काम चल रहा था, ठीक है। इसका एक शॉर्ट वर्जन जो है वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें मैंने केवल बात करी थी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं सर्ज इम्पिडेंस पे, उसके ऊपर चर्चा करी थी। तो आज इस लेक्चर के अंदर डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैंने लॉसलेस लाइन वाला बना रखा है, आई होप आपने वो देख लिया होगा। क्योंकि लॉसलेस लाइन अगर आपको पता चल गई तभी आप सर्ज इम्पिडेंस सीख पाओ, क्योंकि उसी लाइन का इस्तेमाल हम लोग इस सर्ज इम्पिडेंस को निकालने में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्ज इम्पिडेंस होता क्या है? तो सर्ज इम्पिडेंस बेसिकली अगर कोई लॉसलेस लाइन है, ठीक है, तो उसका लॉसलेस लाइन जो इम्पिडेंस ऑफर करेगी अपने लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हुए, उसे हम लोग कहते हैं सर्ज इम्पिडेंस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो देखो हुआ क्या, बहुत ध्यान से समझो। मान के चलते हैं कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन अगर हमारे पास है तो वो ट्रांसमिशन लाइन जो है जब उसके अंदर से करंट या ट्रेवलिंग वेव मूव करेगी तो वो लाइन क्या करेगी, कुछ इंपिडेंस ऑफर करती है, ठीक है। तो वो जो लाइन इंपिडेंस ऑफर करती है बाय यूजिंग इट्स लाइन इंडक्टेंस एंड लाइन कैपेसिटेंस इज नोन एज सर्ज इंपिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल बना रखा है कि जनरेटिंग साइड है, तो जनरेटिंग साइड से अगर ट्रांसमिशन लाइन निकल रही है तो उसके अंदर कुछ उसका इंडक्टेंस होगा और कुछ उसका कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो जो इंडक्टेंस होता है उसे मैं सीरीज़ पैरामीटर Z के रूप में, सीरीज इम्पिडेंस के रूप में शो करा हुआ है। और वहीं पे उसका जो शंट पैरामीटर है यानी कैपेसिटर है, उसे हमने शंट एडमिटेंस, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड शंट एडमिटेंस, तो इसके रूप में मैंने इसे रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। तो ये शंट एडमिटेंस और सीरीज इम्पिडेंस ये मिलके बनाते हैं सर्ज इम्पिडेंस, ठीक है। दैट वन इज़ द जेड नॉट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड नॉट। तो जेड नॉट बेसिकली सर्ज इम्पिडेंस होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को ये मिलती है कि भैया अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे केवल और केवल पैसिव कंपोनेंट है, आप देख सकते हो पैसिव है, या कह सकते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट है। दीज आर रिएक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव कंपोनेंट कहना थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा। रिएक्टिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इंडक्टर है ये भी रिएक्टिव है और कैपेसिटर है ये भी रिएक्टिव है, लेकिन इनकी दोनों की मिलके जो सर्ज इम्पिडेंस निकल के आता है वो कैसा आता है, प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर निकल के आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब लाइन के अंदर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस तो हमने हटाई दिए थे। लॉसलेस लाइन जब मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था लॉसलेस लाइन में R इक्वल टू G इक्वल टू 0 कर दिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो सोचो ट्रांसमिशन लाइन में ना तो रेजिस्टेंस है ना ही कंडक्टेंस है, लेकिन फिर भी उस लाइन की वजह से जो सर्ज इम्पिडेंस बनेगा, ठीक है, उसके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो कि प्योरली रिएक्टिव है उनकी सॉरी, उनकी वजह से जो सर्ज इम्पिडेंस बनेगा वो क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव होगा नेचर में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई एमसीक्यूज में, कि जो लाइन का रिएक्टेंस है और रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, अगर उनकी वजह से इम्पिडेंस बनता है तो वो कैसा होगा नेचर, तो उसका नेचर रेजिस्टिव होगा नेचर में। इसी तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इनका नेचर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है, इमेजिनरी टर्म होती है, ये भी इमेजिनरी टर्म होती है, लेकिन इन दोनों से मिलकर जो सर्ज इम्पिडेंस बनता है जेड नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। लास्ट लेक्चर में जब फीचर बता रहा था लॉसलेस लाइन के, तो वहाँ पे मैंने ये आपको बना के दिखाया था टेबल के अंदर, ठीक है। सो डेट इज़ द ब्यूटी ऑफ सर्ज इम्पिडेंस। मतलब ये एक बड़ा ही कंट्रास्ट बिहेवियर देखने को मिलता है। सर्ज इम्पिडेंस जो होता है इसके दो तीन नाम और होते हैं, जैसे कि करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के नाम से भी जाना जाता है और नेचुरल इम्पिडेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों, करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्यों कहेंगे, नेचुरल इम्पिडेंस क्यों कहेंगे, इसको भी समझते हैं। तो जरा मतलब समझ लो इन तीनों के क्या क्या हैं। तो सर्ज इम्पिडेंस नाम क्यों पड़ा, तो सर्ज इम्पिडेंस में सर्ज समझ लो। सर्ज क्या होता है, मान के चलते हैं क्लाउड है, क्लाउड से ऊपर से लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिर गई। तो जो लाइटनिंग गिरेगी इसके ऊपर वो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज होगा लाइटनिंग के अंदर। तो अगर वो ट्रांसमिशन लाइन पे गिरेगी तो इस तरीके से मूव करने लगेगी एक सर्ज वेव की तरह, ठीक है। बहुत सारा चार्ज और इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो बहुत सारा चार्ज जो होता है, जो वोल्टेज और करंट, हाई वोल्टेज और हाई करंट का जो चार्ज जो मूव करता है अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन, इसको हम लोग कहते हैं सर्ज, ठीक है। समझ में आ रही बात है, तो सर्ज समझ में आ गया। सर्ज के ऊपर अगर बहुत डिटेल जानना चाहते हो कि सर्ज क्या होता है, किस तरीके से आते हैं, तो टाइप कर देना सर्ज, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज आ गया। अब भैया ट्रांसमिशन लाइन हमारी जो है वो एक लॉसलेस लाइन की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो उस सर्ज को, यानी कि वो जो हाई वोल्टेज हाई चार्ज का जो करंट मूव कर रहा है, उस सर्ज को जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जो मतलब अपोजिशन ऑफर होगी, रेजिस्टेंस नहीं अपोजिशन, जो ट्रांसमिशन लाइन उस सर्ज को अपोजिशन ऑफर करेगी, वो कहाँ से करेगी, वो करेगी विद द हेल्प ऑफ एल एंड सी। इनकी मदद से ही तो करेगी, क्योंकि भाई अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो सर्च को कोई अपोजिशन ऑफर नहीं होगी, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, अपोजिशन तो ऑफर होगी। तो वो अपोजिशन कौन ऑफर करेगा, वो अपोजिशन ऑफर करेगा एल एंड सी,
और ये एल एंड सी का जो अपोजिशन होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सर्ज इम्पिडेंस। समझ में आ रही बात ये? तो इम्पिडेंस वो इम्पिडेंस डेट विल लाइन ऑफर ट्रांसमिशन लाइन ऑफर करेगी सर्ज फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो सर्ज अगर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कोई इन्फानाइट लेंथ की लाइन है मान के चलते हैं, या बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके ऊपर जो सर्ज फ्लो करेगा उसको जो ट्रांसमिशन लाइन अपोज करेगी, तो इम्पिडेंस जो ऑफर होगा उस सर्ज को, तो वो कहलाता है सर्ज इम्पिडेंस। तो यहीं से हमारा वर्ड निकल के आया सर्ज इम्पिडेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना? इसको नेचुरल इम्पिडेंस क्यों कहते हैं? दूसरा नाम हमने रखा था, तो देखो हर नाम के पीछे कारण है। तो नेचुरल इम्पिडेंस क्यों रखा? क्योंकि देखो सर्ज इम्पिडेंस का नथिंग टू डू विद द लोड, मतलब ये इम्पिडेंस जो है इसमें ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है नो लोड पे हो, मान के चलते हैं ट्रांसमिशन लाइन है और इधर क्या है, नो लोड पे है, नो लोड। ठीक है, तो अगर ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, फिर भी ट्रांसमिशन लाइन का ये नेचुरल बिहेवियर है कि वो क्या करेगी, एक इम्पिडेंस जेड नॉट के रूप में ऑफर करेगी कोई भी अगर सिस्टम उसको नापता है। तो समझ में आ रही है? तो ट्रांसमिशन लाइन का एक नेचुरल इम्पिडेंस होता है, ठीक है, और वो इम्पिडेंस जो होता है उसको लोड से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए उसे हम कहते हैं नेचुरल इम्पिडेंस का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? सो जेड नॉट यानी कि सर्ज इम्पिडेंस इज द नेचुरल इम्पिडेंस जो है कि ट्रांसमिशन लाइन ऑफर करेगी किसी भी ट्रैवलिंग वेव को या किसी भी चार्ज के फ्लो को। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया नेचुरल इम्पिडेंस, नाम पड़ गया। अच्छा, करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्यों नाम रखा गया? करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मतलब किसी का एक करेक्टरिस्टिक या बिहेवियरल को कहते हैं हम लोग कि भाई इसका करेक्टर ही ऐसा है, ठीक है, तो इसके बिहेवियर ही ऐसा है। तो इसका नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि एज इट इज़ डिसाइडेड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द टू कंडक्टर, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि एक अपोजिट फेस के कंडक्टर्स हैं, तो उनके बीच का उनकी ज्योमेट्री कैसी है, कंडक्टर का साइज कैसा है, कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कैसी है, उससे ये करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस जो होता है या सर्ज इंपिडेंस जेड नॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उससे डिसाइड होता है। समझ में आ रही बात है? तो अब ये जो कंडक्टर जा रहा है इसका रेडियस कितना है, ठीक है, तो उससे डिसाइड हो जाएगा तुम्हारा इंडक्टर, इंडक्टेंस डिसाइड होगा, और दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपोजिट फेस के, इससे डिसाइड होगा कैपेसिटर। समझ में आ रही बात है? तो क्योंकि ये दोनों के दोनों यानी कि ओवरऑल और यही इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस मिलके क्या बनाते हैं, सर्ज इंपिडेंस। तो क्योंकि सर्ज इंपिडेंस जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द डिसाइडेड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर्स, कि भाई दो कंडक्टर की ज्योमेट्री क्या है, डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में, उसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो ये यानी कि जीएमडी एंड जीएमआर कह सकते हैं इसको। तो जीएमडी कितना है, जीएमआर कितना है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है एल एंड सी। हमने पुराने लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए हुए हैं आपने देखे होंगे। तो क्योंकि ये कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया करेक्टरिस्टिक। मतलब क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है कि वो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक कैसी है, मोटे हैं, पतले हैं, डिस्टेंस कितनी है अपोजिट कंडक्टर से, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस। तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्ज इंपिडेंस के 3 नाम क्यों पड़े, तो हमने उसे कोई और नाम क्यों नहीं दिया, तो ये 3 नाम हम लोग बेसिकली देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसको ध्यान से समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो सर्ज इंपिडेंस होता है। अगर हम सर्ज इंपिडेंस के फॉर्मूले की बात करें तो जेड नॉट जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल बाई सी होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैंने ये तीसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट में समझाया हुआ है, अंडर रूट में एल बाई सी। पहले दूसरे पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। अब अगर हम एल की बात करते हैं तो लेंथ, अगर हम लेंथ को पिक्चर में लाएं तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एल भी इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए आपको याद होगा जब फेरांटी इफेक्ट मैंने पढ़ाया था तो उसमें एल इंटू एल कर दिया था, ठीक है, लेंथ के इफेक्ट को इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। वहीं पे अगर कैपेसिटेंस की बात कर लें तो कैपेसिटेंस भी लेंथ बढ़ने से बढ़ेगा, तो सी इंटू एल कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें अंडर रूट में एल इंटू एल डिवाइड बाई सी इंटू एल, तो एल एल कैंसिल कर दोगे तो आया निकल के अंडर रूट में एल बाई सी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटपुट निकल के आता है कि सर्ज इंपिडेंस जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल बाई सी, ये इंडिपेंडेंट होता है लेंथ के, मतलब लेंथ का कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ रही बात ये? तो चाहे इतना बड़ा कंडक्टर ले लो, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ले लो, चाहे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ले लो, चाहे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ले लो, सबका इन तीनों का जो सर्ज इंपिडेंस होगा, सर्ज वो कितना, सर्ज इंपिडेंस जेड नॉट, ठीक है, जेड नॉट जो होगा वो सेम होगा। समझ में आ रही बात ये? अगर एक ही अगर मतलब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस सेम है और कंडक्टर का रेडियस सेम है, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे डिस्टेंस जो होती है कंडक्टर के बीच की वो और कंडक्टर की जो रेडियस है वो कैसे अफेक्ट करता है सर्ज इंपिडेंस को, अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अभी तक समझो, अगर सेम रेडियस का कंडक्टर लिया हुआ है और सेम डिस्टेंस मेंटेन करिए तो वो ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग है, मीडियम है कि शॉर्ट है, तीनों ही केसेस में सर्ज इंपिडेंस की वैल्यू सेम रहेगी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसीलिए सर्ज इंपिडेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया यहाँ पे? तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे ही रखा है, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, कि भैया कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग कैसी है, ठीक है। तो यहीं से अब जब अगर सर्ज इंपिडेंस फिक्स है, ठीक है, हमें पता है कि सर्ज इंपिडेंस
लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो तीनों ही ट्रांसमिशन लाइन, अब देखो ट्रांसमिशन लाइन की यानी कि ये कैटेगरी तो फेल हो गई, तो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग तीनों ही केसेस में सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू सेम होगी, तो ये कैटेगरी तो हमने फेल कर दी। तो फिर किस बेसिस पे डिसाइड होता है, तो यहाँ पे एक कैटेगरी और होती है पावर ट्रांसमिट। पावर को जब भी मैं ट्रांसमिट करने की कोशिश करूंगा तो दो तरीके हैं, या तो मैं उसे ओवरहेड ट्रांसमिशन के थ्रू करूंगा या फिर उसे केबल के थ्रू करूंगा, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करूंगा, ठीक है। तो यूजीटी करूंगा या ओएचटी करूंगा, तो अगर ओएचटी करूंगा तो ऐसे केस में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू 400 से 600 ओम के बीच में चेंज वेरी करती है। अगर पेपर की बात करूँ तो 400 ओम, आंखें बंद करके आंसर मार देना, 400 ओम ही लेते हैं, ठीक है। वेरी करता है 400 600, लेकिन लेते हम लोग 400 ओम ही है अप्रॉक्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम केबल के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो केबल का जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है या सर्ज इम्पिडेंस है अंडरग्राउंड केबल का, वो होता है 40 से 60 के बीच में। अगेन कौन सा लोगे, 40 ओम तुम्हारा 99% 40 ओम ही लोगे। तो अगर कोई पेपर में पूछ लेता है तो आंखें बंद करके 40 ओम सेलेक्ट कर लेना। समझ में आ रही बात। ये बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैंने जल्दी में एक उस पर क्वेश्चंस कराए थे आपको, पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यू जो मैं अभी प्राइम पेड वाले मेंबर्स वाले लोगों को करा रहा हूँ, उसमें मैंने सर्ज इम्पिडेंस के काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो याद होगा उसमें हमने एक चीज़ चर्चा करी थी। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन था और उसमें SIL सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग निकालनी थी। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें उसकी वैल्यू 400 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो 400 लेनी है, केबल दिया है तो 40 लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी ना। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है कि यार ऐसा क्यों, आखिर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो है उसका सर्ज इम्पिडेंस ज़्यादा है और अंडरग्राउंड का कम है, तो ऐसा क्यों, इसको समझ लेते हैं। Z0 अंडर रूट में L/C, ठीक है, यानी कि करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट C के। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस की जब बात करते हैं, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है कि जो अपोजिट कंडक्टर है, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये जितने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस हाई होगा। समझ में आ रही बात ये। तो जब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल की, तो केबल के अंदर कंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं यार। समझ में आ रही बात ये। तो क्योंकि केबल के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, तो कैपेसिटेंस फॉर्म बिटवीन द कंडक्टर्स ये क्या होता है 20 to 60 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटेंस फॉर्म होता है कंपेयर टू द ओवर ट्रांसमिशन लाइन। ओवर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, एक कंडक्टर ये जा रहा है एक कंडक्टर ये जा रहा है, तो देख रहे हो सफिशिएंटली गैप हमने मेंटेन कर रखा है अपोजिट फेज के कंडक्टर के बीच में, ठीक है, डिफरेंट फेजेस के कंडक्टर के बीच में। जैसे ये R है ये Y है और यहाँ पे ये B है, तो इनके बीच में हमने सफिशिएंट गैप मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस गैप्स की वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है ना फॉर्म बिटवीन टू कंडक्टर्स, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो कैपेसिटेंस अगर कम तो Z0 ज़्यादा, इसीलिए 400 है। लेकिन जब केबल में आते हैं तो केबल में बड़े पास पास, हालांकि हमने अच्छे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर लगाए होते हैं, अभी केबल में चर्चा करेंगे कितने तरीके के इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं केबल्स में। तो लेकिन फिर भी कंडक्टर तो पास आ गया ना, और कंडक्टर पास आ जाएंगे तो कैपेसिटेंस आपका राइज अप कर जाएगा, तो इस वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है, 20 से 60 गुना बढ़ जाता है। तो क्योंकि 20 to 60 टाइम्स हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, Z0 की वैल्यू काफ़ी हद तक श्रिंक होकर रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 40 के करीब, 40 से 60 के करीब रह जाती है। तो आयु समझ में आ गया होगा। तो यार ये कई बार वाई आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों अंडरग्राउंड केबल का सर्ज इम्पिडेंस होता है। पहले पूछेंगे क्या होता है, तुम कहोगे 40, वो कहेंगे बहुत बढ़िया, फिर कहेंगे अच्छा बताओ ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, हमारा चैनल पूरा का पूरा इसी लॉजिक पे बेस्ड है। कोई भी चीज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन रटाई नहीं जाएगी, हर चीज़ का मैं रीज़न देने में विश्वास रखता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मेहनत भी लगती है यार, देखो समय भी लग जाता है इसी चक्कर में। बहुत लोग कहते हैं कि सर रोज़ एक वीडियो डाल दो, मतलब मेरा ये मानना है यार क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोशिश ये रहती, फिर भी कभी कभी कुछ एरर आ जाते हैं तो उसको मैं खुद ही रेक्टिफाई करता हूँ और वेलकम रहता है सजेशन। पर मेरी कोशिश रहती है कि यार मैं पूरा अच्छे से इसके ऊपर वेल स्टडी करके हर रीज़न को और हर चीज़ को चेक करके आपके लिए तैयार करूँ। एक और वजह होती है जिसकी वजह से लेक्चर लेट हो जाता है, कि मेरा ये मानना है कि मतलब आपने देखा होगा मैं केवल टॉपिक नहीं समझाता, मेरा काम ये भी रहता है कि मैं वो सारे क्वेश्चंस जो एक बच्चे के मन में उठ सकते हैं लेक्चर से, टॉपिक से, उसको भी मैं कवर कर देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई क्वेश्चन ना रहे। क्योंकि क्या होता है ना, दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन मोस्टली। क्योंकि अगर हम लोग लाइव क्लास में होते तो मैं हो सकता है कि टॉपिक पढ़ाता और उसमें इतनी सारे टॉपिक्स कवर नहीं करता, टॉपिक समझाता और जो क्वेश्चन आते उस हिसाब से टैकल करता। पर क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके मन में क्वेश्चंस उठते होंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल उठ सकते हैं, क्या क्या वजहें हैं जिस पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है।
वो सब मैं पहले ही टैकल करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं बहुत सारी स्लाइड बनाता हूँ एक ही टॉपिक की, जिससे कि उसके अंदर सारे वो क्वेश्चंस डाल दूँ कि आखिर अच्छा सर ने ऐसा क्यों लिया, ये क्वेश्चन उठ सकता है। मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आता। तो आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते होंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट्स आते हैं, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी पता चलता रहता है फीडबैक की तरह। खैर टॉपिक पे आते हैं वापस से हम लोग। तो यहाँ पे ये हो गया, तो रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों जेड नॉट सर्च इम्पिडेंस केबल का इतना कम होता है, ठीक है, ये आंसर हो गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है वैल्यू ऑफ सर्च इम्पिडेंस जो होती है विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे देखो हमने क्या करा, हमने पूरी ट्रांसमिशन लाइन थी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर था, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और हमने मान लिया कि एल एंड सी, और ये हमने माना कि भैया इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड नॉट से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है कि जब भी हम बात करेंगे ना सर्ज इम्पिडेंस की, तो सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेम होगी। क्यों? क्योंकि यार हमने यहाँ पे देख लिया इट डजेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन। तो लाइन की लेंथ पे क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो चाहे सर्ज इम्पिडेंस यहाँ निकाल लो, 5 मीटर पे निकालो, 50 मीटर पे निकालो, 5 किलोमीटर पे निकालो, हर जगह सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू सेम निकल के आएगी, क्योंकि इट डजेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन। समझ में आ रहा है? तो इसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन हम हजम नहीं कर पाते ना ये बात, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको क्लैरिफाई कर लिया, ठीक है। तो इस पे बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू कि भैया एक 5 किलोमीटर लाइन की उसका सर्ज इम्पिडेंस था 400 ओम, अब वही ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 400 किलोमीटर की बना दी गई, उसका सर्ज इम्पिडेंस कितना होगा, तो 400 ओम ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आगे चलते हैं। नाउ अभी मैंने बताया आपको कि सर्ज इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन द करेक्टरिस्टिक, यानी कि मतलब डिस्टेंस और डायमेंशन पे डिपेंड करती है। तो ज़रा देख लेते हैं कैसे डिपेंड करती है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो हम दो कंडक्टर की ट्रांसमिशन लाइन, दो अपोजिट फेस के कंडक्टर ले रहे होंगे, तो उसका सर्ज इम्पिडेंस निकालेंगे, ये जनरली बात हम कर रहे हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की। और या फिर हम लोग कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। कोएक्सियल केबल मतलब सेंटर में कंडक्टर है और आसपास उसे इंसुलेटर की हमने कवरिंग दी हुई है, तो इस तरीके का कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो पहले केस में बात कर लो, अगर 2 कंडक्टर हैं तो देखो भाई मान के चलते हैं 2 कंडक्टर हैं, एक लाइव वायर की तरह वर्क करेगा, एक न्यूट्रल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो लाइव वायर की तरह वर्क करेगा, उसका भी रेडियस आ रहा है, न्यूट्रल का भी रेडियस आ रहा है। तो ऐसे केस में जो सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू होती है जेड नॉट इक्वल टू होती है 276 डिवाइड बाई अंडर रूट में एप्सिलॉन आर। अब ये क्या है एप्सिलॉन, ये क्या है परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। मैंने बता रखा है तुम लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी इलेक्ट्रिकल की बात होगी, इलेक्ट्रिकल की, तो हम यूज़ करेंगे परमिटिविटी, ठीक है। और जब भी हम बात करेंगे मैग्नेटिक्स की, तो हम बात करेंगे परमिएबिलिटी की, ठीक है। ये है परमिएबिलिटी, ठीक है। तो लगभग ये डील करते हैं पोलराइजेशन से, ये मैग्नेटिक पोलराइजेशन से डील करती है और ये डील करती है आपकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से, ठीक है। तो इसको मटेरियल वाले लेक्चर्स में आई होप मैंने कवर कर रखा है, आप जाके देख लेना, अगर नहीं मिलता है तो मेरे को बताना, तो मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 276 डिवाइड बाई अंडर रूट में एप्सिलॉन। अब देखो ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ध्यान रखना रिलेटिव वैल्यू है ये, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर मान के चलते हैं किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी उस मटेरियल की डिवाइड बाई इस फ्री स्पेस की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इससे जब हम करते हैं तब यहाँ पे रिलेटिव निकल के आता है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा? तो कोई भी मटेरियल है, यानी कि यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एयर ली हुई है, ठीक है। तो एयर ली हुई है, तो अगर ओवर ट्रांसमिशन लाइन है और हमने एयर ले रखा है डायल एज एन इंसुलेटर, तो एप्सिलॉन एम ये क्या हो गया, ये भी एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट है ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर को हम लोग 1 लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? लेकिन मैंने आपको जनरल फार्मूला दे दिया है, जनरलाइज फार्मूला, तो कोई भी हो सकता है भाई, दो ट्रांसमिशन लाइन तुम्हारे तेल के अंदर से जा रही हूँ, तो क्या होगा, तो एप्सिलॉन आर के हिसाब से हम निकाल लेंगे। लॉग में आ जाता है लॉग डी बाई आर, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है लॉग डी बाई आर। अब यहाँ पे देखो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, इन दोनों के बीच में, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आर यहाँ पे रेडियस है एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो डेट इज द वैल्यू ऑफ सर्ज इंपेडेंस फॉर द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोएक्सियल केबल की। तो कोएक्सियल केबल की अगर बात करोगे उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, कोएक्सियल वैल्यू निकल के आएगी जेड नॉट इक्वल टू सर्ज इंपेडेंस इसका कितना होगा 138 डिवाइड बाई अंडर रूट में एप्सिलॉन, अगेन रिलेटिव परमिटिविटी, लॉग d1 बाई डी टू। नाउ d1 क्या है, d1 हो गया टोटल डायमीटर, टोटल डायमीटर कितना है केबल का, तुम्हारे कोएक्सियल केबल का, डिवाइड बाई उसमें डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, d2 इज द डायमीटर, हम बात कर रहे हैं ऑफ कंडक्टर की जो, और d1 क्या है, डायमीटर ऑफ, टोटल डायमीटर, टोटल डायमीटर ऑफ केबल, केबल का टोटल डायमीटर कितना है। तो आयु समझ में आ गया, ये दो फॉर्मूले याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा देखो, इन दोनों ही केसेस में तुमने देखा होगा लेंथ की कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए मैंने लिखवा दिया था कि लेंथ की देखो कहीं चर्चा नहीं हुई है। हर बार चर्चा किसकी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स और डायमीटर ऑफ द
कंडक्टर और रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं भैया सर्ज इंपेडेंस जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंडक्टर्स की, ना कि और किसी पैरामीटर पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ये वाली स्लाइड है, इसमें थोड़ा सा और डीप हम लोग चले गए और मैंने ABCD पैरामीटर से भी निकालने की कोशिश करी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस अभी हमने पीछे देखा, सर्ज इंपेडेंस Z0, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, अंडर रूट में L/C। और अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर केबल या पर्टिकुलर ओवर ट्रांसमिशन लाइन की, तो अगर ओवर है ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू की बात करोगे तो हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा 276 डिवाइड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन आर समथिंग, और अगर कोएक्सियल केबल देखा तो भी हमने देख लिया ना। अब हम लोग बात करेंगे ABCD के वैल्यू में, यानी कि अगर ABCD पैरामीटर, तो ABCD पैरामीटर ऑलरेडी कवर कर रखे हैं मैंने, लेक्चर्स आपने देख रखे होंगे, सेपरेट सीरीज भी बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से देखते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव करता है, तो उसे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर ABCD पैरामीटर के तौर पे हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर दो टर्म निकल के आती, एक निकल के आती है ZOC, ठीक है, ओपन सर्किट इम्पिडेंस, एंड एक होता है ZSC, यहाँ पे हम ले रहे हैं ओपन शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। ठीक है, तो एक है ओपन सर्किट इम्पिडेंस और एक है शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। अब ओपन सर्किट इम्पिडेंस का मतलब समझ लो, ZOC का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिसीविंग एंड है उसे ओपन कर रखा है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि रिसीविंग एंड को शॉर्ट कर रखा है हमने, ये रिसीविंग एंड, दिस इज योर रिसीविंग एंड दिस इज योर सेंडिंग एंड, ऐसे ये भी क्या है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो यहाँ पे हम लोग केस कंसिडर कर रहे हैं। पहला है जिसमें हमने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, दूसरे में शॉर्ट कर रखा है। ओपन सर्किट इंपेडेंस अगर हम निकालें, ठीक है, ABCD पैरामीटर का इस्तेमाल करके, तो ओपन सर्किट पैरामीटर इंपेडेंस की जो वैल्यू होती है, दिस वन इज इक्वल टू द 1/C। अब ये कैसे आ गई भाई, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखो ओपन सर्किट इंपेडेंस, अब ये आपको याद होगा, ये मैंने चार्ट कवर करवाया था, इसमें सबका मतलब लिखा है। ए क्या है, वोल्टेज रेशियो, डी क्या है, करंट रेशियो, नो बी क्या है, बी है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस या इंपेडेंस। समझ में आ रही बात, है शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस की बात हो रही है। एंड सी क्या है, ओपन सर्किट कंडक्टेंस या फिर कह सकते हो ओपन सर्किट एडमिटेंस की बात हो रही है। तो सी क्या है, सी है आपका ओपन सर्किट एडमिटेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरी हम क्या कर रहे हैं, हम बात करें बी क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। ठीक है, बी आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं ओपन सर्किट इम्पिडेंस को और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस को, इम्पिडेंस को, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। अब ओपन सर्किट इम्पिडेंस दिस मस्ट बी इक्वल टू द 1 ओपन सर्किट एडमिटेंस, कह सकता हूँ मैं। ठीक है, कह सकता हूँ मैं ओपन सर्किट इम्पिडेंस, अगर हम बात करें ZOC, दिस शुड बी इक्वल टू द 1/YOC, कह सकता हूँ मैं, एक ही चीज़ है भैया। ठीक है, तो अब YOC ये कितना होता है, दिस वन इज इक्वल टू द C, तो इसीलिए ओपन सर्किट इम्पिडेंस को हम कह सकते हैं 1/C। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया क्या करना है। ठीक है, हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, तो ओपन सर्किट में हमारे पास क्या मौजूद है, C मौजूद है, लेकिन ये क्या है, ओपन सर्किट एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस इक्वल टू 1/इम्पिडेंस। तो यानी कि अगर इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं तो एडमिटेंस क्या होगा, 1/इम्पिडेंस क्या होगा, 1/एडमिटेंस, तो इसलिए मैंने इसे 1/C लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ZOC इक्वल टू कितना हो गया, 1/YOC, और ये YOC जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1/C। क्लियर हो गया, तो यहाँ से तो आ गई पहली वैल्यू, यानी कि ओपन सर्किट इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1/C। अच्छा, दूसरे केस में हमने क्या करा, शॉर्ट करा है, तो शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस अगर निकालोगे तो शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस तो डायरेक्टली हमें दे रखा है B, तो ये तो डायरेक्टली आ गया B। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग ZOC को मल्टीप्लाई करते हैं ZSC से, ZOC इंटू ZSC, तो कितना आएगा, B/C आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ZOC कितना है, 1/C, ZSC कितना है, B, मल्टीप्लाई करोगे B/C आ गया। अब देखो B क्या है आपका, B है हमारा, B क्या था हमारा, B है हमारा इम्पिडेंस। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। C किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, C रिप्रेजेंट कर रहा है एडमिटेंस को, तो C यहाँ पे आ गया एडमिटेंस। तो हम यहाँ से B/C इसको क्या लिख सकते हैं, Z/Y लिख सकते हैं, Z/Y। Z क्या होता है, Z होता है सीरीज इम्पिडेंस, एंड Y क्या होता है, शंट एडमिटेंस। समझ में आ रही बात, है क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से निकल के आता है Z/Y की वैल्यू, यानी कि अगर हम कभी मल्टीप्लाई करें ZOC इंटू ZSC, तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी B/C और इक्वल टू Z/Y। क्लियर हो गया यहाँ पे, आयु समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा ABCD पैरामीटर का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हो सकता है आपको
कॉम्प्लेक्स अलग है, पर मैंने जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आ गई कि अगर हम लोग ओपन सर्किट इंपेडेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस से, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बी बाई सी। कैसे आई ये भी मैंने पीछे बता दिया। और ये इक्वल होगा यहाँ पे सीरीज इंपेडेंस, बी क्या है, सीरीज इंपेडेंस को रिप्रेजेंट करता है जेड। सॉरी, थोड़ा सा गला भी खराबी है। एंड सी सी रिप्रेजेंट करता है हमारा शंट एडमिटेंस को, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो सी इज योर सीरीज शंट एडमिटेंस, ठीक। अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आ गई हमारे पास। अब देखो जो करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है जेड नॉट, वो इक्वल टू होता है अंडर रूट में एल बाई सी, ठीक है। अंडर रूट में एल बाई सी होता है, अभी हमने पीछे देखा। नाउ एल को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल क्या रिप्रेजेंट करता है सीरीज पैरामीटर को, और सी का रिप्रेजेंट करता है शंट एडमिटेंस को। एल रिप्रेजेंट करता है सीरीज इंपेडेंस एंड सी रिप्रेजेंट करता है शंट एडमिटेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में जेड वाई वाई। तो अगर इसको अंडर रूट में जेड वाई वाई लिखेंगे, अभी हमने देखा जेड वाई वाई की वैल्यू कितनी है, बी बाई सी, तो यहाँ से निकल के अंडर रूट में बी बाई सी, ठीक है। और अभी हमने देखा बी बाई सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में निकल के आ जाएगा जेड ओ सी इंटू जेड एस सी। समझ में आ रही बात ही। सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आयु समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हें दे रखा होगा कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसका एबीसीडी पैरामीटर तुम्हें दे रखे होंगे, तुमसे पूछ जाएगा सर्ज इम्पिडेंस कितना है, तो आपको अंडर रूट में बी बाई सी निकाल लोगे। अगर मान लो तुमसे कोई एबीसीडी पैरामीटर नहीं दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है कि ओपन सर्किट इम्पिडेंस इतना है, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस इतना है, तो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस निकालो, तो भी तुम निकाल लोगे। सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन जिसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रही बात ये। तो ये मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो जेड ओ सी कहाँ से निकाला, जेड एस सी कहाँ से निकाला, आप देख सकते हो। टेबल बस आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको ए टेबल मतलब एबीसीडी पैरामीटर का मतलब पता होना चाहिए। तो एबीसीडी पैरामीटर का मतलब पता है, तो कौन सा कैसे है ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। नाउ इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने बताने की कोशिश करी है, सर्ज इम्पिडेंस को सिंप्लीफाई करा है, सारे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए कि क्यों सर्ज इम्पिडेंस कहते हैं। और इसी तरीके के जो है लेक्चर्स आप अगर चाहते हैं तो लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ कॉपी जो है वो मैं प्राइम मेंबर्स में शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो। उसको 60 रुपये का यार, बहुत ही कम कॉस्ट है, उसको ले सकते हो यार, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट मैंने रखी हुई है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की बात करेंगे। जाते जाते ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, इन प्लेलिस्ट में से कोई भी टॉपिक देख के आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।